नमस्ते प्यारे बच्चों, आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ हिंदी की बगिया का एक सुंदर सा फूल लेकर। नाम है समास। अक्सर देखा गया है कि आप सभी को समास के बारे में बहुत सी दुविधा होती है। कभी आपको उसमें समास छांटना नहीं आता, कभी समस्त पद विग्रह करना नहीं आता। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज समास को आपके सामने रखा जाए। समास को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना आवश्यक है कि हिंदी भाषा में या किसी भी भाषा में जब हम किसी बात को संक्षिप्त रूप में कहते हैं, कम शब्दों में कहते हैं, लेकिन उसका अर्थ गूढ़ होता है, तब वो भाषा व्याकरणिक दृष्टि से उत्तम मानी जाती है। समास का प्रयोग भी हम इसी कारण से करते हैं। समास का आइए सबसे पहले हम शाब्दिक अर्थ समझते हैं। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ यानी उसका जो अर्थ निकलता है वो है संक्षेपीकरण, संक्षिप्त करना, कम करना और छोटा करना। यानी कोई भी ऐसे शब्दों का समूह जिन्हें हम छोटा कर दें, उनमें आई हुई विभक्ति को, प्रसर्गों को, कारकों को हटा दें, तब वो क्या कहलाएगा? समास कहलाएगा। परिभाषा देखते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से शब्द बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास कहलाती है। यानी जब हम दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से कोई शब्द बनाते हैं तो वो समास कहलाएगा। एक बात ध्यान देने योग्य है कि ऐसा नहीं है कि हम दो या दो शब्दों को मिलाकर जब एक शब्द बना रहे हैं तो वो कोई नया शब्द हो, यानी उसका कोई नया अर्थ हो। उसका अर्थ वही होगा, लेकिन एक शब्द निकलकर हमारे सामने आ जाएगा। उदाहरण देखिए, गो यानी गाय के लिए शाला अर्थात गौशाला। जब हमने इन सभी में से के लिए इस प्रसर्ग को हटा दिया है और इकट्ठा शब्द लिख दिया है तो ये क्या कहलाया है? समास हो गया है। इसी प्रकार से राष्ट्रपति का भवन, जब हम यहां से का को हटा देंगे, इस का को जब हम हटा देंगे तो ये क्या रह गया? राष्ट्रपति भवन। ये क्या हो गया? एक समास है। ये एक समास है। यही समास कहलाते हैं। समास में दो बातें मुख्य रूप से शामिल होती हैं। एक होता है समस्त पद विग्रह और एक होता है समस्त पद। अर्थात दो बातें शामिल हैं, समस्त पद और समस्त पद विग्रह। समस्त पद विग्रह, इन दो बातों का निश्चित रूप से यहां होना आवश्यक है। अब इन्हीं दो उदाहरणों के माध्यम से हम समझते हैं। गो के लिए शाला, ये समस्त पद विग्रह है। जब हम इसको यहां पर लिख देंगे तो ये होगा गो के लिए शाला। ये समस्त पद विग्रह है। जब हमने एक शब्द को तोड़कर लिख दिया, उसको अलग करके लिख दिया। गौशाला एक समस्त पद है। गौशाला क्या है? समस्त पद है गौशाला। इसी तरह से राष्ट्रपति भवन समस्त पद है और राष्ट्रपति का भवन समस्त पद विग्रह है। अर्थात जब हम किन्हीं कारक चिन्हों का प्रयोग यहां पर करेंगे तब वो समस्त पद विग्रह होगा, क्योंकि ये इकट्ठा शब्द है इसलिए ये समस्त पद है। जब उसको अलग करके लिखा जाएगा तब क्या होगा? समस्त पद विग्रह। इन दो बातों का यहाँ पर ध्यान देना आवश्यक है, समस्त पद और समस्त पद विग्रह। कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि कोई एक उदाहरण दिया गया है आपके सामने और कहा जाता है कि समस्त पद विग्रह करके लिखें। इसका अर्थ आपको इस तरह से लिखना है। जब कहा जाता है कि समस्त पद विग्रह का समास बनाएं या सामासिक पद बनाएं या फिर सामासिक शब्द बनाएं या समास बनाएं, तब क्या होगा? आपको इसे इस रूप में लिखना है। समस्त पद विग्रह करने के बाद यह बात स्पष्ट हो जाती है कि समास में दो पद का होना अनिवार्य है। उदाहरण के लिए गौशाला एक समस्त पद है, सामासिक पद है। इसमें इस शब्द में दो पदों का होना अनिवार्य है।
जैसे यहाँ पर पहला पद है गो और दूसरा है शाला, ये दो पद हैं। इसी आधार पर किसी भी समास के दो पद होते हैं। पहले तो कहा जाता है पूर्व पद, पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। पूर्व पद अर्थात पहले आने वाला पद और उत्तर पद अर्थात बाद में आने वाला पद। तो इसमें देखिए गौशाला में गो शब्द पहले आ रहा है, इसलिए ये क्या हुआ, पूर्व पद है। इसी तरह से शाला बाद में आया है तो शाला क्या हुआ, उत्तर पद कहलाएगा, यानी बाद में आने वाला पद कहलाएगा। आइए कुछ अन्य उदाहरणों से इसी बात को समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जब तक आपको समस्त पदों की जानकारी नहीं होगी, समस्त पद के आगे दो पदों की जानकारी नहीं होगी, पूर्व पद और उत्तर पद के बारे में पता नहीं होगा, तब तक आप समास के भेद को अच्छी प्रकार नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि समास के सारे भेद इस पूर्व पद उत्तर पद इन्हीं पर ही प्रधान होते हैं। तो आइए अन्य उदाहरण देखते हैं। बाढ़ पीड़ित, दो शब्द हैं। बाढ़ पहले आ रहा है इसलिए क्या हुआ, पूर्व पद हो गया, और इसी तरह से पीड़ित शब्द बाद में आ रहा है तो क्या हुआ, ये उत्तर पद। अन्य उदाहरण में माल गाड़ी, माल पहले आ रहा है तो पूर्व पद है और गाड़ी बाद में आ रहा है तो उत्तर पद है। इसी तरह से पाठ शाला, पाठ पूर्व पद और शाला उत्तर पद। जल मग्न, जल पूर्व पद और मग्न उत्तर पद। इन्हीं पदों के आधार पर हम आगे समास के प्रकार पढ़ेंगे। तो अब हम समास के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। कुछ लोग इन्हें भेद भी कहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर प्रकार शब्द का प्रयोग करूंगी, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर प्रकार शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है। समास के प्रकार चार हैं। समास के प्रकार कुल कितने हैं, चार। मैंने पहले भी बताया था कि समास के प्रकार हम पद के आधार पर, पद की प्रधानता के आधार पर निश्चित करते हैं। उसी के आधार पर हमें समास के बाकी भेदों के बारे में जानकारी होती है। तो समास के चार प्रकार बताए गए हैं, मुख्यतः चार प्रकार हैं। पहला है पहला पद प्रधान, अर्थात जिसमें पहला पद प्रधान होता है। अभी हमने पिछले पढ़े थे कि किसी भी शब्द में, किसी भी समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो जहां पर पहला पद प्रधान है वो पहला समास हुआ। दूसरा आता है जहां दूसरा पद प्रधान है, अर्थात उत्तर पद जहां पर प्रधान है वो दूसरा समास का प्रकार है। तीसरा समास का प्रकार है जहां दोनों ही पद, यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, दोनों पद बराबर होते हैं, वो तीसरा प्रकार है। और चौथा है जहां पर पहले और दूसरे पद यानी उत्तर पद को छोड़कर कोई अन्य ही पद प्रधान होता है, उसके आधार पर यह चार प्रकार हो गए। पहले पद प्रधान के आधार पर, दूसरा पद यानी उत्तर पद प्रधान के आधार पर, तीसरा दोनों पद प्रधान हो और चौथा कोई अन्य ही पद प्रधान हो। अब इनके नामों को जानते हैं। इस आधार पर चार भेद हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, जिसमें पहला पद यानी पूर्व पद प्रधान होता है। दूसरा है तत्पुरुष समास, जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है। तीसरा आता है द्वंद्व समास, जहां पर दोनों ही पद प्रधान होते हैं। और चौथा आता है बहुव्रीहि समास, जहां पर पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही पदों को छोड़कर कोई अन्य ही पद प्रधान होता है। अब आप ये जरूर सोचेंगे कि इसमें मैंने कर्मधारय और द्विगु समास को शामिल नहीं किया है। तो यदि हम कर्मधारय और द्विगु समास की बात करते हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा पहले आपको बता देती हूँ कि जो हमारे प्राचीन व्याकरण शास्त्री थे उनके अनुसार यही चार मुख्यतः भेद माने गए हैं। लेकिन वर्तमान में दो भेदों को और इनके साथ ही शामिल कर दिया गया है, कर्मधारय और द्विगु समास। वास्तव में ये दोनों ही तत्पुरुष समास के ही भेद हैं। तत्पुरुष समास से एक भेद में बना है
कर्मधारय समास और दूसरे से बना है द्विगु समास। तत्पुरुष से कर्मधारय की उत्पत्ति हुई है और कर्मधारय से द्विगु की उत्पत्ति हुई है। इस आधार पर हम वर्तमान समय में समास के 6 भेद मानते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। तो आइए बच्चों, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे द्वंद्व समास। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस समस्त पद में दोनों पद समान हो, जैसे भाई बहन, पाप पुण्य, अर्थात जिसमें दोनों पद, जैसे ये भाई शब्द है और ये बहन शब्द है, दोनों ही पद समान हो, वो कौन सा होगा? द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व समास को सबसे सरल समास माना जाता है, इसलिए शुरुआत इससे की गई है। मैंने इसलिए सबसे पहले द्वंद्व समास लिया है ताकि समझने में सरलता हो जाए। वैसे ये तीसरे भेद में आता है। तो भाई बहन दोनों पद एक जैसे हैं, पाप पुण्य है। इसकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि इसमें जब हम समस्त पद बनाते हैं तो योजक चिन्ह लगता है, और जब हम समस्त पद का विग्रह करते हैं तब वहां पर और, या, अथवा और एवं इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे जब हम कहेंगे भाई, विग्रह करना है हमें इसका, भाई और बहन, पाप या पुण्य, और या, अथवा, एवं, इनमें से किसी एक का हमें प्रयोग करना है। कई बार हमें शंका क्या हो जाती है कि ये हमें कैसे पता लगेगा कि इसमें दोनों पद ही समान है। तो इसके लिए सबसे सरल सा एक उदाहरण देती हूं मैं। जैसे ये द्वंद्व शब्द है, द्वंद्व में द पहला वर्ण और फिर तीसरा वर्ण द आता है, यानी दोनों। इसका अर्थ क्या हुआ कि दोनों। द्वंद्व का अर्थ होता है प्रतिस्पर्धा, यानी दोनों ही शब्दों में प्रतिस्पर्धा होगी, क्योंकि दोनों लगभग एक जैसे हैं। दोनों अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे कि या तो मैं प्रथम हूं, या मैं प्रथम हूं, मैं प्रधान हूं, मैं प्रधान हूं। दोनों यही बताने की कोशिश करते हैं, इसलिए द्वंद्व का अर्थ होता है प्रतिस्पर्धा। दोनों ही शब्दों में प्रतिस्पर्धा हो रही है। दोनों ही शब्द प्रधान होते हैं, दोनों ही मुख्य शब्द हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये पहला पद आ रहा है तो ये पहला पद प्रधान है, ये दूसरा पद आ रहा है तो ये उत्तर पद प्रधान है। ऐसा नहीं होगा। ये दोनों ही पद अपनी अपनी जगह पर अपनी कीमत रखते हैं, इसलिए ये दोनों ही पद यहाँ पर प्रधान है। तो आइए कुछ विग्रह देखते हैं। समस्त पद है राधा कृष्ण, विग्रह क्या होगा? राधा और कृष्ण। मानव दानव, विग्रह है मानव और दानव। हमने यहाँ पर और शब्द लगाकर इनका विग्रह कर दिया है। तीसरा शब्द आता है लाभालाभ। अब आप कहेंगे कि इसमें कहीं पर भी योजक चिन्ह नहीं लगा हुआ है, लेकिन फिर भी ध्यान देने योग्य बात यह है कि दोनों ही शब्द एक दूसरे के विलोम है। यदि इन दोनों शब्दों को अलग कर दिया जाए तो इसका अर्थ होगा लाभ अलाभ। अब जब हम दो शब्द ऐसे लेते हैं जिनमें एक जगह लाभ दिखा रहा है, दूसरा हानि दिखा रहा है, तो यहाँ हम और शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे और योजक नहीं लगाएंगे। यहाँ पर लगेगा या। लाभ या अलाभ, या तो लाभ हो रहा है या फिर हानि हो रही है। तो इस तरह से बिना योजक के भी कई बार द्वंद्व समास का प्रयोग हो जाता है। सिर्फ इतना ध्यान रखें कि इनको जब हम अलग करेंगे, इन शब्दों को जब हम अलग करके लिखेंगे तो दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द होने चाहिए। इसी तरह से गंगा यमुना, गंगा योजक जब हम हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? गंगा और यमुना। चाय कॉफी, चाय या कॉफी, क्योंकि दोनों ही चीजों का प्रयोग हम एक ही बार में एक समय पर नहीं कर सकते,
इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, चाय या कॉफी। या का प्रयोग होगा चाय या कॉफी। तो ये द्वंद्व समास वैसे सबसे सरल समास माना जाता है। साधारण सी पहचान यदि बात की जाए तो दोनों में योजक शब्द का प्रयोग होता है। दोनों का जो विग्रह करके यानी समस्त पद जब हम विग्रह करके लिखेंगे तब किसका प्रयोग होगा, और, या, अथवा और एवं शब्द का प्रयोग किया जाएगा। और अक्सर यह देखा गया है कि दोनों ही शब्द, दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं। सामान्यतः यह देखा गया है, लेकिन यह नहीं है कि ऐसा कोई विशेष ही नियम है, लेकिन सामान्यतः एक पहचान के तौर पर आप ये देख सकते हैं कि दोनों ही शब्द एक दूसरे के विलोम होंगे। अब यदि बात की जाए गंगा यमुना की, तो दोनों ही नदियां हैं, दोनों एक दूसरे के विलोम नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इनको प्रयोग में लिया है। तो इसलिए हर बार जरूरी नहीं है कि आपके सामने दोनों विलोम शब्द आए, लेकिन दोनों एक दूसरे के जैसे हो सकते हैं, दोनों एक दूसरे के समान भी हो सकते हैं, नदियां भी हो सकती हैं। जैसे हम कई बार अलग अलग नदियों के नाम योजक चिन्ह लगा लगा कर लिखते हैं, तो उनका जब हम विग्रह करेंगे तो और शब्द का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा समास है द्विगु समास। द्विगु समास जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। पहला पद क्या होगा, संख्यावाची, अर्थात किसी तरह की संख्या पहले पद में होगी। पहला पद कौन सा है, पूर्व पद यानी पहले आने वाला आगे वाला पद, और दूसरा पद उसमें प्रधान होगा। उदाहरण देखिए, चौराहा, राह उत्तर पद है, चौ पूर्व पद है, चौ का अर्थ होता है चार। चार राहों का समाहार या समूह। जब भी हम द्विगु समास का विग्रह करेंगे, वहां पर विग्रह करते समय हमें समाहार या समूह शब्द का प्रयोग करना है, क्योंकि द्विगु समास किसी तरह की ग्रुप को बता रहा है, किसी तरह के समुदाय को बता रहा है। इसलिए यहाँ पर इसका विग्रह करते समय हमें समाहार या समूह दोनों ही शब्दों का प्रयोग उचित है। आप दोनों में से किसी एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, या तो आप समाहार लिखेंगे या आप समूह लिखेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, पहला पद क्या होगा, संख्यावाची होगा। संख्या किसी भी तरह की हो सकती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, ठीक है, 100, किसी भी तरह की संख्या हो सकती है। संख्या यहाँ पर शामिल होगी। एक बात और ध्यान देने योग्य है कि जहां पर कई बार यहाँ पर 3 की बजाय 3 शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है, 4 की बजाय 4 शब्द का प्रयोग हो जाता है, और 2 की अपेक्षा यहाँ पर दू शब्द का प्रयोग होता है। दू शब्द का प्रयोग हो जाता है। कुछ उदाहरण देखते हैं हम। सप्तर्षि, सप्त यानी 7, ऋषि 7 ऋषियों का समूह। दोपहर, दोपहर में पहला क्या है, दो की बात हो रही है, पहर 2 पहरों का समूह। अठन्नी 8 यहां पर 8 को 8 कर दिया गया है, 8 आनों का समूह। 50 पैसा जिसे कहा जा सकता है उसे हम अठन्नी भी कहते हैं। तो अठन्नी 8 आनों का समूह, 8 आनों का समूह या समाहार। इसी तरह से अगला है त्रिकोण। फिर से पहली संख्या त्रि यानी 3 कोणों का समूह। तिपहिया देखिए, मैंने कहा था कि 3 की बजाय कई बार यहाँ पर 3 शब्द का भी प्रयोग होता है। तिपहिया 3 पहिया, 3 पहियों का समूह। इसी तरह से चौपाया, 4 पायों का समूह। पंचरात्र 5 रात्रियों का समूह। यहां पर आप जब इसका विग्रह करेंगे तब इस शब्द को आप रात्रि लिखेंगे, ठीक
ठीक है, 5 रातों का या 5 रात्रियों का समूह। जब भी हम इस तरह के पंचरात्र, नवरात्र, इस तरह के शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं तो रात्र शब्द जहां पर आता है वहां रात्रि की अपेक्षा जब एक समस्त पद बनाया जाता है तो रात्र शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। पहला पद क्या होगा? बहुत आसान सा समास है। पहला पद क्या होगा? संख्यावाची होगा, किसी भी तरह की संख्या हो सकती है। उदाहरण लेते हैं, जैसे शताब्दी संस्कृत का शब्द है, ठीक है, शत अवधि, अवधि क्या होता है? वर्षों का, 100 वर्षों का समूह। इसी तरह से सहस्त्रावधि शब्द है, सहस्त्रावधि, सहस्त्र होता है 1000, 1000 वर्षों का समूह। तो पहला पद क्या होगा? संख्यावाची होगा। उसके बाद दूसरा पद प्रधान होगा, यानी जिसकी प्रधानता दिखाई जा रही है वो पीछे वाला पद है, दूसरा पद है। विग्रह करते समय हम समाहार या समूह शब्द का प्रयोग करेंगे और संख्यावाची शब्दों को देखेंगे, उसके बाद विग्रह करेंगे। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ मुश्किल आती है। द्वंद्व और द्विगु समास दो सबसे साधारण सरल समास हैं। इनमें किसी तरह की दुविधा का सवाल नहीं उठता, परंतु कुछ लोग संख्या को देखकर या इसके विग्रह में उलझ जाते हैं। विशेष बात यह है कि जिस तरह का हम समास पद का विग्रह करेंगे, समस्त पद का विग्रह करेंगे, उसी के आधार पर हमारा भेद निश्चित किया जाता है। यदि आपका विग्रह गलत है तो आपका भेद भी गलत ही होगा, यदि आपका भेद गलत है तो विग्रह भी आप मेरे हिसाब से सही नहीं कर सकते। इसलिए ध्यान रखें कि नियमानुसार कुछ खास उसमें परिवर्तन होते हैं, समस्त पद बनाते समय कुछ खास परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तन पर ध्यान रखें और शब्दों पर विशेष ध्यान दें। आपको अपने आप पता लग जाएगा कि कौन सा पद प्रधान है और कौन सा पद उसमें गौण है।